अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया होता शोल्डर जॉइंट को, जिसके अंदर हम शोल्डर जॉइंट पैथोलॉजीज को वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे शोल्डर इंस्टेबिलिटीज और शोल्डर डिसलोकेशंस को, क्या इनकी टाइप्स होती हैं, इनकी सब टाइप्स आगे से क्या होती हैं और इनकी मैनेजमेंट किस तरह होती है। इनको आज हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं गाइड करती जाऊंगी कि किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं और किस टाइप के एससीक्यूज बन सकते हैं इस टॉपिक में से, ताकि आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो सही तरह से क्लियर हो जाए। बहुत से बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि शोल्डर जॉइंट को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर रही हूँ, तो जो मैक्सिमम परसेंटेज होती है पेपर की वो शोल्डर जॉइंट, हिप और नी जॉइंट में से आती हैं। तो इसलिए मैं आपको गाइड करती जा रही हूँ साथ साथ कि कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के एससीक्यूज आएंगे, ताकि मैक्सिमम जो पोर्शन है पेपर का वो कवर हो जाए। तो आज हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेजर टाइप्स होती हैं शोल्डर डिसलोकेशंस की। तो टू मेजर टाइप्स होती हैं शोल्डर डिसलोकेशंस की, यूनिडायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी और मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी। यूनिडायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी है कि एक डायरेक्शन के अंदर शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन हो गई है, आइदर एंटीरियरली डिसलोकेशन हुई है, पोस्टीरियरली डिसलोकेशन हुई है, या फिर इंफीरियरली इंस्टेबिलिटी हुई है। तो डिसलोकेशन किसकी हो सकती है? आप सभी को पता है कि जो ग्लिनोइड कैविटी है वो तो स्टिल रिमेन रहेगी इंटैक्ट विद दिस स्कैपुला। तो क्या चीज डिसलोकेट होगी? ह्यूमरल हेड डिसलोकेट होगा। जब ह्यूमरस हेड अंटीरियरली डिसलोकेट होगा, किस वजह से? जब पोस्टीरियरली कोई भी फोर्सफुल ट्रॉमा होगा, ठीक है। तो पोस्टीरियरली जब डायरेक्शन में फोर्सेस आएंगी और वो हिट करेंगे शोल्डर जॉइंट को, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? एंटीरियर इंस्टेबिलिटी होगी। ह्यूमरस हेड एंटीरियरली मूव कर जाएगा, ठीक है। पोस्टीरियरली इंस्टेबिलिटी कब होगी? जब एंटीरियरली डायरेक्टेड फोर्सेस आएंगी शोल्डर जॉइंट के ऊपर और पोस्टीरियरली मूव कर जाएगा ह्यूमरल हेड, तो उसको हम कहते हैं पोस्टीरियरली इंस्टेबिलिटी। इंफीरियर इंस्टेबिलिटी मोस्ट कॉमनली उन पेशेंट्स के अंदर होती है जो कि हेमीप्लेजिक होते हैं, ठीक है। हेमीप्लेजिक होते हैं जिनकी वन साइडेड वीकनेस होती है, ठीक है। हेमीप्लेजिक पेशेंट्स आप कह सकते हैं स्ट्रोक के पेशेंट्स। क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर जब हेमीप्रेसिस हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है, मोस्ट कॉमनली रोटेटर कफ मसल्स वीक हो जाते हैं। जब रोटेटर कफ मसल्स वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं ना, वो अपना कंधा जो है ना वो लटका के चलते हैं, क्योंकि उनकी हेमीप्रेसिस हुई होती है, मसल वीकनेस होती है। जब उनका कंधा जो है वो लटका हुआ होता है ड्यू टू दी मसल वीकनेस, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इंफीरियर डिसलोकेशन के। तो उनके अंदर मोस्ट कॉमनली जो डिसलोकेशन होगी वो इंफीरियरली डिसलोकेशन होंगी, ठीक है, ड्यू टू रोटेटर कफ मसल्स वीकनेस, ठीक है। अब यहां से आपसे एक एमसीक्यूज पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमनली शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशंस कौन सी टाइप की होती हैं, ठीक है। आगे एमसीक्यूज में पूछा होगा इंटीरियर होती है, पोस्टीरियर होती है, इंफीरियर इंस्टेबिलिटी होती है। तो कौन सी मोस्ट कॉमनली शोल्डर डिसलोकेशंस होती हैं? तो उसका क्या आंसर है? इंटीरियर डिसलोकेशंस, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली डिसलोकेशंस होती हैं शोल्डर जॉइंट की, वो इंटीरियर डिसलोकेशंस होती हैं। मोस्ट कॉमन डिसलोकेशंस, ठीक है। पोस्टीरियर डिसलोकेशंस जो होती हैं ना वो रेयरली होती हैं, और जो इंफीरियर डिसलोकेशंस होती हैं वो मैंने आपको बता दिया, वो मोस्ट कॉमनली किसमें होती हैं? स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर। मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटीज, ठीक है। मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटीज का क्या मतलब है कि मल्टी डायरेक्शन में इंस्टेबिलिटी हो जाना शोल्डर जॉइंट की, ठीक है। किस वजह से होती है? ड्यू टू जेनेटिकली जो शोल्डर जॉइंट कैप्सूल है उसकी हाइपर लेक्सिटी की वजह से, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? ये है ह्यूमरस और ये है ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। इन दोनों को इर्द गिर्द से सराउंड किसने किया होता है? शोल्डर जॉइंट कैप्सूल ने,
और ये जो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स होती है, मोशंस होती हैं इन दोनों बोन्स की, वो शोल्डर जॉइंट कैप्सूल के अंदर होती हैं। ठीक है, शोल्डर जॉइंट कैप्सूल ने जॉइंट प्ले प्रोवाइड किया होता है इन दोनों बोन्स को। ये कंसेप्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, तो जिसको ये कंसेप्ट्स नहीं है, इनके बारे में आइडिया नहीं है, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि जॉइंट प्ले प्रोवाइड किया हुआ है इस जॉइंट कैप्सूल ने। जब ये जॉइंट कैप्सूल हाइपर इलास्टिक नेचर का हो जाएगा, इसकी लेग्जिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जॉइंट प्ले प्रोवाइड कर देगा, और जिसकी वजह से डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों बोन्स के दरमियान में जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। तो क्या होगा कि जब इंक्रीज हो जाएंगी और इनकी लेग्जिटी बहुत ज़्यादा है जॉइंट कैप्सूल की, तो ये दोनों जो बोन्स है, ह्यूमरस जो है, वो डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ड्यू टू दी जॉइंट कैप्सूल की हाइपरलेक्सिटी की वजह से। और ये मोस्ट कॉमनली उन लोगों के अंदर होती हैं जिनको पैदाइशी तौर पे, जिनका जॉइंट कैप्सूल इलास्टिक नेचर का होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में होता है, या फिर एहलर-डायनेरो सिंड्रोम में होता है। ये सारी जो डिजीजेज होती है ये जेनेटिकली होती हैं, और इनके अंदर हाइपर इलास्टिक नेचर का जॉइंट कैप्सूल होता है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इंटीरियर इंस्टेबिलिटी या इंटीरियर डिसलोकेशन है शोल्डर जॉइंट की, तो इसको किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि मोस्टली क्लिनिकली प्रेजेंट पेशेंट करेंगे वो इंटीरियर इंस्टेबिलिटी के साथ आएंगे, और इनकी मैनेजमेंट आपको मस्ट आनी चाहिए। एससीक्यू में भी जो मोस्टली पूछा जाता है वो इंटीरियर इंस्टेबिलिटी की मैनेजमेंट को पूछा जाता है कि इंटीरियर इंस्टेबिलिटी की मैनेजमेंट क्या होगी। देन हम डिस्कस कर लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ द इंटीरियर इंस्टेबिलिटी। मैनेजमेंट ऑफ इंटीरियर डिसलोकेशन। जो सबसे पहला गोल होता है डिसलोकेशन के अंदर, वो होता है प्रोटेक्ट करना है हीलिंग टिश्यू को। ठीक है, तो जो सबसे पहला गोल होगा, हमने इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड कर देनी है शोल्डर जॉइंट। ठीक है, शोल्डर जॉइंट को इमोबिलाइज कर देना है। अब कितनी देर के लिए करना है, अगर तो वो पेशेंट यंग एज का है तो 6 to 8 वीक्स के लिए इमोबिलाइज कर देना है। ठीक है, मतलब कि कितना ये टाइम ड्यूरेशन बन जाता है, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के लिए उसको इमोबिलाइज कर देना है शोल्डर जॉइंट को। लेकिन अगर ओल्डर एज का पेशेंट है जिसको इंटीरियर डिसलोकेशन हुई है, तो उसको इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड करनी है 2 वीक्स के लिए। ठीक है, अब यंग एज में इमोबिलाइजेशन क्यों ज़्यादा करनी है और ओल्ड एज में इमोबिलाइजेशन क्यों थोड़े ड्यूरेशन के लिए करनी है, तो इसकी जो काज होती है ना, वो एक ही होती है। जो यंग एज के पेशेंट्स होंगे ना, वो क्या होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, और उनको साथ में कोई भी डिजीज या पैथोलॉजी नहीं चल रही होती मोस्टली। लेकिन जो ओल्डर एज के पेशेंट्स होते हैं वो एक तो लेस एक्टिव होते हैं, और दूसरा एजिंग के फैक्टर्स आ रहे होते हैं उनके अंदर जो हीलिंग होती है वो इम्प्रॉपरली हो रही होती है, और दूसरा उनके साथ मोस्टली कोई भी डिजीज चल रही होती है, तो जिसकी वजह से ओल्डर एज के पेशेंट्स के अंदर एडियन फॉर्मेशंस के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू यंग एडल्ट्स के अंदर। इनके अंदर एडियन फॉर्मेशन के चांसेस कम होते हैं।
ठीक है। तो इसलिए जो ड्यूरेशन रखा जाता है इमोबिलाइजेशन का वो यंग एज के अंदर 2 मंथ्स होते हैं, ओल्डर एज के अंदर 2 वीक्स होते हैं। ठीक है। और दूसरा पोजीशनिंग का बहुत ज़्यादा इसके अंदर ख्याल रखा जाता है। अगर एंटीरियर डिसलोकेशन है तो एंटीरियर साइड की जितनी भी पोजीशंस आती हैं उनको अवॉइड किया जाएगा। देन जो नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल होता है प्रमोट करनी है टिश्यू की हेल्थ। ठीक है। तो सिंपली पेशेंट को गाइड करना है कि उसने रेंज ऑफ मोशंस को परफॉर्म करना है। मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस डेल्टोइड मसल की, बाइसेप्स ब्रेकियाई की, जो मेजर मसल ग्रुप्स हैं उनकी करवानी है। कौन कौन से आ जाते हैं? डेल्टोइड, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड रोटेटर कफ मसल्स। ठीक है। ग्रेड 2 ज्वाइंट मोबिलाइजेशंस प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो ये हमारी मैनेजमेंट होगी मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज की। देन हम डिस्कस कर लेते हैं मैनेजमेंट